आज हम क्लास 9th का जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसका पाठ 12 संस्कृति नाम से है, उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक भदंत आनंद कोत्स्यायन है, जिन्होंने एक निबंध लिखा है संस्कृति। तो वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको कवि परिचय करवा देती हूँ, कवि का परिचय के बारे में बता देती हूँ कि ये कवि कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपके सामने पिक्चर है कवि की, नाम है इनका भदंत आनंद कोत्स्यायन। कोत्स्यायन का जन्म सन 1905 में तत्कालीन पंजाब में हुआ। उनका पंजाब प्रांत में जन्म हुआ। अंबाला जिले के सोहाना गांव में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका हरनाम दास था। इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया था। अनन्य हिंदी सेवी कोत्स्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध भिक्षु यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और बौद्ध धर्म में भिक्षु हो गए थे। और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। अर्थात उन्होंने बौद्ध धर्म, काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे ये, और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर ये गांधी जी के साथ रहे थे। 1988 में उनका निधन हो गया था। 1988 में उनका निधन हो गया। अब इनकी कृतियों के बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो इनकी जो 20 से अधिक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई है, जिनमें से भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आ है ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बौद्ध दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। जातक कथाएं होती है, छोटी छोटी जो कहानियाँ होती है, काफ़ी शिक्षाप्रद कहानियाँ होती है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो कहानियाँ हैं, उनको जातक कथाएं कहते हैं। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की। ऐसे होता है ना कि अगर हम ज़्यादा इधर देश विदेश की यात्रा करते हैं तो हमें देश विदेश के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में हमें काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाता है। तो ऐसा उनके साथ हुआ और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। मतलब उनके जीवन पे सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा? गांधी जी का। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफी चर्चित रहे हैं। अब जो हमारे सामने जो निबंध है इनका, किस नाम से है? संस्कृति। जो ये निबंध है हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है कि जो हमारी सभ्यता है और संस्कृति है। संस्कृति क्या है? कल्चर। और जो हमारी सभ्यता क्या है? सभ्यता को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिविलाइजेशन। तो उनमें अंतर पूछ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उनमें क्या अंतर है। बोलने को तो हम एक से वर्ड बोलते हैं, सभ्यता संस्कृति एक जैसे लगता है, लेकिन उनमें जो बारीक अंतर है इन्होंने काफी अच्छे उदाहरणों के माध्यम से इसमें प्रस्तुत किए हैं। अनेक उदाहरण देकर उन्होंने हमें बताने का प्रयास किया है सभ्यता और संस्कृति किसको कहते हैं, और दोनों ही एक ही वस्तु अथवा दोनों एक है या अलग अलग है, ये हम इस निबंध में पढ़ेंगे। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है, यानी कि उसका विभाजन नहीं हो सकता है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न ही संस्कृति है। जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी है वो सभ्यता भी है। कोई भी आविष्कार हो जाए, अगर वो हमारे लिए अच्छा है तो वो हमारे लिए सभ्यता और संस्कृति दोनों है, और अगर हमारे लिए वो विध्वंसक है, विनाशकारी है, हमें नुकसान देता है, तो ना हमारे लिए सभ्यता है और ना ही संस्कृति है। तो वो इस अध्याय में हमें इसी के बारे में काफ़ी अच्छे उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं संस्कृति। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। जो सबसे कम समझ में आते हैं लोगों के और सबसे ज्यादा उपयोग इनका ही होता है। ये दो शब्द उन्होंने बताए हैं, सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, जब इनमें विशेषण एडजेक्टिव जोड़ देते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द जोड़ देते हैं, जैसे उदाहरण देके उन्होंने बताया है
भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, ये सभ्यता के आगे शब्द जोड़ दिए, भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। कि अब जैसे आपको सभ्यता और संस्कृति में शायद अंतर पता नहीं होगा कि सभ्यता क्या चीज़ है और संस्कृति क्या चीज़ है, लेकिन वो बता रहे हैं कि अगर हमें और थोड़ा बहुत अगर पता भी है तो उनके आगे कोई विशेषण जोड़ दें तो तुम बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। इसी कंफ्यूजन को उन्होंने इस चैप्टर में दूर किया है। क्या यह एक ही चीज़ है कि सभ्यता और संस्कृति क्या एक ही है, अथवा दो वस्तुएं हैं? यदि दो है तो दोनों में क्या अंतर है, इसे हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे। अब उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। मतलब जिस समय में आपको पता है आदि मानव जो अर्ली मैन थे, आग का आविष्कार नहीं हुआ था, वो कच्चा मांस ही खाते थे अपना पेट भरने के लिए, है ना, पेड़ से पत्तों को लपेट लेते थे अपनी बॉडी पे। उनको जो है इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तब की बात बता रहे हैं। आज तो घर घर चूल्हा जलता है, आज सब घर में गैस चूल्हा है, आग भी जलाते हैं हम। जिस आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा कि सोचो कि उस समय में, कौन से आदि मानव के समय में जब आग का आविष्कार हुआ, तुम्हें पता ही होगा कैसे हुआ था कि वो जंगल में उन्होंने ऐसे पत्थर, वो जानवरों का शिकार कैसे करते थे, ऐसे ही तो करते थे ना, पत्थर मार के यूं। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे पत्थर मारा तो रात के टाइम पे दूसरे पत्थर पर जाकर पत्थर लगा तो उसमें से कुछ चमका, क्योंकि आपको पता ना पत्थर से पत्थर टकराते तो आग निकलती है, चिंगारी निकलती है। तो ऐसे ही वो चिंगारी निकली और फिर उसके बाद में जो ग्रास थी वहाँ पे सूखी हुई उसमें लग गई और वो जंगल में उसमें आग लग गई। और फिर जब जानवर मरे तो वो जो है काफ़ी वो सिक गए वो जानवर उस आग से। और फिर जब उन्होंने क्यों जानवर अगर मर जाएंगे जंगल में तो क्या होगा, सिकेंगे नहीं क्या, वो जलेंगे। तो वो एक तरह से वही होगा, इतनी मोटी बॉडी होती है उनकी। तो वो अब जो जंगली मानव था, जो आदि मानव था, उसने जब वो खाया मांस तो उसको अच्छा लगा होगा कि कच्चे मांस से ज़्यादा अच्छा सिका हुआ मांस है। तो इस तरह से उन्होंने फिर उस आग का यूज़ करना शुरू कर दिया कि हाँ भाई, इस तरह से एक आग का आविष्कार हुआ। तो लेखक हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसने उस समय में आग का, आजकल तो कितने लाइटर, माचिस, पता नहीं क्या क्या बन गए, लेकिन असली संस्कृत व्यक्ति कौन है जिसने उस समय में आग को खोजा। चाहे वो अनजाने में आग का आविष्कार हुआ हो, लेकिन वही असली संस्कृत व्यक्ति है जिसने उस समय में आग का आविष्कार किया था। असली आविष्कारकर्ता कौन है? वही व्यक्ति, वही आदि मानव है जिसने आग को उस समय में पहचाना कि भाई हाँ ये आग और इससे ये काम हो सकते हैं। अब तो चाहे उसको परिमार्जित करके लोगों ने क्या क्या आविष्कार कर लिए हैं उससे रिलेटेड, लेकिन सच्ची में आविष्कारकर्ता कौन कहलाएगा? वो व्यक्ति आदि मानव जिसने जिस समय में आग से चिंगारी निकली थी वो पत्थर से, और उसने आग का आविष्कार किया था, तो वो है यहाँ पर संस्कृत व्यक्ति। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। फिर दूसरा कह रहा है, दूसरे वो बता रहा है कि कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय नहीं था सुई धागे का कोई परिचय नहीं था। उनको नहीं पता था कि भाई इस तरह से कपड़े अगर फट जाते हैं, कोई चीज़ फट जाती है तो उसको ऐसे सिला जाता है। लेकिन जिस मनुष्य के दिमाग में सबसे पहले ये बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर, पहले कोई ऐसे अपनी जैसे सुइयां थोड़ी ना बन गई थी, लेकिन उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और जो लोहे की पतली सी जो एक लोहे की छड़ लेकर उसके टुकड़े को घिसकर और उसके एक सिरे को छेद कर, एक सिरे में छेद कर दिया और उसमें धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं। जिसने ऐसा दिमाग लगाया वो भी कितना बड़ा आविष्कार करता था। असली आविष्कार करता तो वही थे। धागा कपास तो होता ही था, कपास तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें भी प्रमाण मिले, तो वो भी बताया। लोहे के टुकड़े को घिसकर उसको घिसा, हालांकि वो मोटी होती होगी सुई, उसमें घिसकर उसको पत्थर से मार के या नुकीली चीज से मार के उसने छेद बनाया होगा और उसमें धागा पिरोकर उसने कपड़े को सिला। तो वो थे असली संस्कृत व्यक्ति जिसने सबसे पहले आविष्कार किया। अब तो काफी आधुनिक जमाना आ गया है, अब तो काफी जो है सिलने के बहुत सारे ये मशीनें, कितनी चीजें बन गई है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जो असली संस्कृत व्यक्ति था वो वही आविष्कार करता था जिसने उस सुई को घिसकर, मतलब इस लोहे के टुकड़े को घिसकर सुई बनाई। इन दो उदाहरणों, जैसे कि आपको एक तो आग के आविष्कार ने और एक सुई के आविष्कार ने, इन
दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है, किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति। कोई व्यक्ति विशेष है जिसने आग का आविष्कार किया है, उसमें इतनी शक्ति थी कि उसने आग का आविष्कार कर दिया, उससे पहले तो कोई नहीं जानता था। और दूसरी चीज क्या है, आग का आविष्कार। दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो उसकी शक्ति है, था तो उसमें दिमाग था, उसने दिमाग से सोचा होगा और वो आग का आविष्कार हुआ। और दूसरी तरफ है उसकी उसका आविष्कार आग का। इसी प्रकार दूसरा जो सुई धागे का उदाहरण में, ये देखो आपके सामने, ये आदिमानव है और ये आग जलाकर, ये अलाव जलाकर जो है, देखो पत्थर से, ये देखो पत्थर से चिंगारी करके और इसको जला रहे हैं। ये यूं पत्थर को भिड़ा के जो चिंगारी निकलती है उससे ये जला रहे हैं। ये देखो ये निकल रहा, ये इसके हाथ में है और ये आग जल रही है। सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है, सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति एक तो, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर, कि एक वो योग्यता थी, उनमें दिमाग था, प्रवृत्ति थी उनको करने का तरीका, और प्रेरणा कि उनको कहीं से प्रेरणा तो मिली होगी, प्रेरणा का बल। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। होता है ना ऐसा कि जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है ना, तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं, तो वो आविष्कार की जननी कहा जाता है आवश्यकता को। तो इस तरह से जिस योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ था, क्योंकि उनको जरूरत थी, आवश्यकता थी उस समय में सुई धागे की, तो इसलिए उनका आविष्कार हुआ। आग की आवश्यकता थी इसलिए आविष्कार हुआ। वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। अब जो आविष्कार था जिस व्यक्ति विशेष ने किया, वो क्या है, उसकी संस्कृति। मतलब सबसे पहले जो उसने इन्वेंट किया, बाद में तो पता नहीं उसके कितने रूप बन गए आग के, किस किस तरीके से आग जलाई जा सकती है आजकल तो, लेकिन पहले जो पत्थर से उस आदि मानव ने यूं आग जलाई थी ना, दो पत्थरों को भिड़ा के उनकी जो चिंगारी निकली और उससे वो आग जलाते थे, वो है सबसे संस्कृत व्यक्ति, उसको संस्कृत कह सकते हैं। वो समय की संस्कृति है। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता, उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्योंकि आविष्कार तो उस समय में हो गया था, लेकिन आग का यूज तो हम आज भी करते हैं। तो संस्कृति तो क्या है, जब सबसे पहले आविष्कार हुआ वो संस्कृति, और जो हम उसका यूज कर रहे हैं आज, जो उसकी पीढ़ियां जो उपयोग कर रही है उन चीजों का, वो है सभ्यता। इन दो उदाहरणों से हमें ये समझ आया कि संस्कृति क्या है, कि वो आविष्कार करना संस्कृति थी, और जो हम उसका यूज कर रहे हैं वो है हमारी सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक वो वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने जो भी आविष्कार सबसे पहले किया है, अभी वो आगे आपको न्यूटन का एग्जाम्पल भी देगा जो आप साइंस में पढ़ते हो, तो वो बताया कि जिस व्यक्ति में पहली चीज पहली बार, चाहे उसने पत्थरों को रगड़ के ही किया हो, लेकिन आविष्कार तो किया था ना आग का, तो पहली बार उन्होंने किया, जितनी अधिक और जैसी परिष्कृत का मतलब होता है मॉडिफाइड, जितनी साफ सुथरी धुली हुई है ना हमारे सामने मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक और वैसा ही परिष्कृत, यानी कि काफी अच्छा आविष्कार करता वो व्यक्ति होगा। सुलझा हुआ एक तरह से। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है। संस्कृत व्यक्ति जो किसी ने नहीं जाना, वो सबसे पहले संस्कृत व्यक्ति उस चीज को लाता है, वो हुआ संस्कृत। किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो जाती है, जैसे हमें प्राप्त हो रही है ना। पहिए का आविष्कार हुआ, उस समय में सुई धागे का हुआ, बहुत सी चीजों का आविष्कार हुआ, लेकिन आज हम उनको यूज कर रहे हैं ना, हमें तो पता भी नहीं है कि आविष्कार किसने किए थे, लेकिन आज हम उनकी संतानें, उनके वंशज यूज कर रहे हैं ना, अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। कहने का मतलब है कि उसकी जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से कोई भी नई चीज दुनिया के सामने वो लेकर आया है, चाहे वो कितनी भी इतनी परिष्कृत नहीं हो, लेकिन कोई नई चीज सामने है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, संस्कृत व्यक्ति। और जो हम उनका उपयोग कर रहे हैं उनकी किए हुए आविष्कारों का, चाहे वो किसी अच्छे परिष्कृत रूप में हम उसको उपयोग कर रहे हो, लेकिन हम क्या हैं, सभ्य, हम सभ्य व्यक्ति हैं। फिर और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से
वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, कि सभ्य बन जाए, परंतु संस्कृत नहीं कहला सकता, क्योंकि संस्कृत तो कौन कहलाता है? जिसने क्या आविष्कार किया हो, जो आविष्कार करता होता है वो होता है संस्कृत व्यक्ति। एक आधुनिक उदाहरण देख लो अब दोबारा, तुम्हारे साइंस में तुमने पढ़ा होगा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण, वही ग्रेविटेशनल पावर, उसके सिद्धांत का आविष्कार किया। न्यूटन ने आविष्कार किया था कि एप्पल जो ऊपर से गिरती है नीचे आके गिरती है, वो ऊपर क्यों नहीं उड़ती, नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पे क्या है? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति मौजूद है कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है। वही होता है ना न्यूटन का सिद्धांत। तो वो यही कह रहा है कि वह संस्कृत मानव था, क्योंकि न्यूटन ने अब तो सबको हर कोई बता सकता है, उसमें पता नहीं कितने कितने अलग अलग चीजें आप जो है फिजिक्स में इनमें पढ़ते हो, लेकिन सबसे पहला आविष्कारकर्ता कौन था? जिसने बताया था कि एप्पल ऊपर से नीचे गिरती है, इसका मतलब है कि पृथ्वी में क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटी है, इसीलिए वो नीचे गिरती है, चीज ऊपर नहीं जाती है। जबकि आपको पता है कि चांद पे कोई व्यक्ति गया है तो चांद पे क्या होता है? नहीं होता, तभी तो वो इतना मतलब बहुत कम होता है कि वो इतना सा पैर भी रखेंगे तो वो उड़ने लगेंगे, ऐसा होता है। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं के बराबर है, बहुत कम है, इसीलिए ऐसा होता है। तो सबसे पहले खोजने वाला कौन था? न्यूटन, इसीलिए न्यूटन को क्या कहेंगे? संस्कृत व्यक्ति कहेंगे। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी जो है, अब मान लो फिजिक्स का विद्यार्थी कोई भी स्टूडेंट है, वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, उसको पता है कि न्यूटन ने इसका आविष्कार किया था, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है, लेकिन उसके साथ ही उसको बहुत सी और भी नॉलेज हो गई जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा हो, कि न्यूटन को वो बातें पता नहीं थी। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का आविष्कार करता होगा वो कौन कहलाएगा? वो फिजिक्स का स्टूडेंट कहलाएगा या न्यूटन कहलाएगा? न्यूटन कहलाएगा, क्योंकि सबसे पहले उस चीज को वही सामने लेकर आया है, इसलिए वो संस्कृत है। जिनसे शायद न्यूटन, ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकते हैं, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते, उसको संस्कृत नहीं कह सकते हैं, न्यूटन को ही कहेंगे इसके लिए संस्कृत। अब आग का जो आविष्कार हुआ, ये सीधे बैठो, आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही कि आग का आविष्कार हुआ। तो क्या कारण था? पेट की आग, अर्थात भूख लगती थी। अब वो कच्चा मांस तो ऐसे खाना उनको अच्छा नहीं लगता होगा, तो उन्होंने सोचा कि सेक के खाया जाए, इसलिए उन्होंने चाहे पत्थर से ही आग जलाई हो, लेकिन उन्होंने जलाई। और इस तरह से पेट की भूख ने उसकी प्रेरणा मिली, पेट की भूख से, कि आवश्यकता है ना, क्योंकि भूखा इंसान है तो उसको तो खाना चाहिए, तो इसलिए उसको प्रेरणा मिली आवश्यकता की वजह से, और इस तरह से आग का आविष्कार हुआ। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने, कि उस समय में बहुत ठंड पड़ती होगी, बहुत धूप होती होगी, तो उनको अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े चाहिए होंगे, और कपड़ा सिलने के लिए कुछ चाहिए होगा ऐसा, तो इसमें सुई धागे का आविष्कार हो गया। कहने का मतलब है कि आवश्यकता किसकी जननी है? आविष्कार की जननी है, तभी ये आविष्कार हो पाया, क्योंकि उनको आवश्यकता पड़ी इस चीज की। और शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा, कि शरीर को सजाएंगे का मतलब है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे तो शरीर अच्छा लगेगा, इसीलिए उन्होंने वो सुई धागे का आविष्कार किया। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, अब उसको आवश्यकता नहीं है, कहने का मतलब है पेट भी भरा हुआ है, बॉडी भी ढकी हुई है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है, और वो तारों को देख रहा है और ये सोच रहा है कि यार ये इसके चिपके हुए हैं क्या, ये उल्टे लटक रहे हैं, ये गिर भी नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों है? सोचेगा तो सही ना, वो दिमाग तो लगाएगा। तो उसको देखकर उसको नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है, कि इतने सारे तारे हैं, ये ऊपर ही लगे हुए हैं, ये तो कोई ग्लू से तो चिपकाए हुए नहीं है, ये है क्या, कि ये मोतियों से भरा हुआ थाल है क्या? पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। कहने का मतलब है कि ये तो चलो आविष्कार हो गए, लेकिन निठल्ला मनुष्य बैठ नहीं सकता है, उसको कुछ ना कुछ खुराफात आते ही रहते हैं, है ना, तो निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है,
जो निठल्ले नहीं बैठ सकते थे, उनको कुछ ना कुछ चाहिए था, वो सोचते रहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये रात और दिन ऐसे क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो ये सब कुछ उनको जानना था, किंतु इनका उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है। मनीषी हमारे ऋषि मुनि जो है उनके लिए आया है। जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण प्राप्त किया है। हाँ बोलो। वो सूरज की रोशनी से ही देखते थे कि सूरज इस दिशा में इतनी रोशनी तक आ जाएगा, इस एंगल से बन जाएगा, तो मतलब इतने बजे होंगे। सूरज दोपहर को 12 बजे मिड में होता है, तो वो ऐसे सोचते हैं कि हाँ अब 12 बज गई, उसकी परछाई से पता लगता था। हाँ, नंबर्स का तो पता नहीं है कि जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने। तो जीरो नंबर ही तो है, नंबर का ज्ञान था उनको। तो इस तरह से जो है तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि अपने अंदर की सहज संस्कृति से, कि हमारे ऋषि मुनियों में इतना तेज था, इतनी बुद्धि विवेक था कि वो जो है मतलब हर चीज का ज्ञान अपने मतलब उनकी बॉडी के अंदर इतना तेज था, इतना विवेक था कि वो जब प्रार्थनाएं करते थे ईश्वर की, तो बहुत मतलब उनको ज्ञान हो गया था तारों का, किस तरह से कौन सा तारा किधर किस समय में उगता है, अस्त होता है, किस तारे के उगने से या किस डायरेक्शन में चेंज होने से ये ग्रह नक्षत्र चेंज हो जाते हैं। इस तरह से सब कुछ चेंज होता है ना, क्योंकि ग्रह नक्षत्र राशियां ये सब परिवर्तित होती रहती है। तो वो सब मनुष्यों के ज्ञान की वजह से ऐसा हुआ है। तो उन्होंने अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही ऐसा प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कार करता है। कहने का मतलब है कि वो ही एक पुरस्कार देने लायक व्यक्ति है, जिसने रात को तारों को देखकर, जिसको नींद नहीं आती थी, उसको जानना था कि ये तारे किस दिशा में क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या हमें बताना चाह रहे हैं। ये सारी बातें जिन्होंने जानी वही है सच्चे पुरस्कार करता है। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेच्छा। ज्ञानेच्छा का मतलब होता है ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा। क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? कि एक तो हमें हमारा जो फिजिक्स है वो हमें प्रेरणा दे रहा है, हमें बता रहा है कि भाई हाँ इस तरह से ऐसा क्यों हुआ, उससे हमें जानने की इच्छा बढ़ जाती है कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। तो उन व्यक्तियों ने, संस्कृत व्यक्तियों ने ये जाना। और ज्ञानेच्छा यानी कि ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा भी तो होती है ना, किसी किसी में जानने की इच्छा होती है, नहीं हमारी भले से तो कुछ भी हो हम तो ध्यान ही नहीं देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जानना होता है कि ऐसा क्यों होता है। तो उनकी वजह से ही जो है मानव संस्कृति के ये दो ही चीजें मानव संस्कृति के माता पिता है। दूसरे के मुंह में कोड़ डालने के लिए जो अपने मुंह का कोड़ छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है। बच्चे को, एक रोगी बच्चे को माँ होती है, वो सारी रात गोद में लिए हुए जो बैठी रहती है उसकी माँ, वह आखिर ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे क्या कारण है कि एक बच्चे को माँ गोद में लिए हुए, रोगी बच्चे को रात में लिए हुए बैठी रहती है, उसके पीछे क्या कारण है? वो एक माँ ही समझ सकती है और उसका बच्चा ही समझ सकता है ना, एक दूसरे का अफेक्शन जो है। सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े, अब देख लो लेनिन, आपको पता ही है रूस की क्रांति आपने पढ़ी होगी, पढ़ रहे हो तो उसमें लेनिन का नाम तो पढ़ा होगा, कुर्ट लेनिन नहीं आया, कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे तो देखना। लेनिन जो है वो अपनी डेस्क में रखे हुए जो डबल रोटी के सूखे टुकड़े थे ब्रेड के, वो उसने सूखे टुकड़े खुद नहीं खाए, दूसरों को खिला दिया करता था। क्यों? वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुख ही देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। कार्ल मार्क्स तो पढ़ा होगा, पूंजीवाद के लिए उनको वो जाना जाता है कार्ल मार्क्स को। तो कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने भी पूरा अपना जीवन जो है मजदूरों को अपना हक दिलाने में, उनको सुखी करने में, उनको रोजी रोटी की व्यवस्था करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने, अब ये तो जानते ही हो, गौतम बुद्ध को तो जानते ही हो, उन्होंने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत, तृष्णा क्या? लालच, तृष्णा के वशीभूत यानी उसके वश में होकर
लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। उन्होंने अपना ग्रह त्यागा और घर त्याग कर कैवल्य की प्राप्ति के लिए वो बोध गया में चले गए थे, और वो बोधि वृक्ष के नीचे, बोध गया में वो वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है वो अब वो करने लग गए थे ना, ये तप करने लग गए थे ना, वो उन्होंने अपने घर को ही त्याग दिया था। इसलिए बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध काफ़ी बहुत जाने माने महान व्यक्ति रहे हैं। आप सबने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा ही होगा। हाँ, हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग और सुई का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, और जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी संस्कृति ही है। जानकारी तो करवाई ना सबसे पहले। और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति ही है, क्योंकि उन्होंने हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किए कि इस तरह से अपना सर्वस्व त्याग के माया मोह को त्याग कर व्यक्ति जो है अपने मोक्ष के लिए रास्ता खुद बना सकता है। ऐसे तो किया गौतम बुद्ध ने, स्वामी विवेकानंद ने, सबने जो है क्या किया, गृहस्थी को त्याग के ईश्वर का तप करके जो है कैवल्य की प्राप्ति की, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति की। तो उन्होंने, वो भी एक सभ्य व्यक्ति ही थे, संस्कृत व्यक्ति ही थे। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। संस्कृति का परिणाम क्या है? सभ्यता। कि जो हम उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, आज भी हम जो है उनके नक्शे, अच्छे अच्छे कर्म जिन्होंने किए हैं या आविष्कार किए हैं और उनकी अच्छाइयों पे आज हम चलते हैं, तो हम क्या हैं? सभ्यता। क्योंकि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रही है। हम उनसे तो सीख के कि भाई हाँ, भगवान राम वनवास गए थे, उन्होंने अपने पिता के लिए घर त्याग दिया था, उन्होंने अपने भाई के लिए वो राजगद्दी छोड़ दी थी, तो हम ये सब उनसे सीखते हैं ना। तो हम सभ्यता ही तो है, हमारे हम सभ्य ही तो हैं, उनके अच्छे गुणों को सीख रहे हैं। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, ये हमें सभ्यता से ही तो मिले हैं। हमें सभ्यता से ही तो मिले हैं ये सब, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया। आज हम, हालांकि धीरे धीरे परिष्कृत कुछ हो रहा है, चेंजेस होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ तौर तरीके तो वही है, हमारी संस्कृति तो वही है। हाँ, तुम्हारे पापा, फिर उनके पापा, फिर उनके पापा, फिर उनके पापा, वो तुम्हारे पूर्वज ही है। तुम्हारे दादा परदादा, वो तुम्हारे पूर्वज ही तो है। और पूर्वज कौन है? हाँ, लेकिन तुम उनको नहीं जानते ना। वो ऐसे पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म होती जाती है, और फिर पीछे वाला, अभी वाले जो जनरेशन है, वो उन्होंने परदादा, जो उनके भी पापा थोड़ी देखे हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, मतलब पहले क्या था? बैलगाड़ियों पे जाते थे, है ना, ऊंट गाड़ियों पे जाते थे, घोड़ा गाड़ी पे जाते थे। लेकिन आज देखा आपने किसी को? सबके पास अपना अपना पर्सनल व्हीकल होता है। तो ये सब क्या है? चेंजेस हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन जो पहिए का आविष्कार था, वो क्या, वो तो एक संस्कृति है ना। लेकिन हम आज उनका यूज कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहे हो। पहिया कितना भी चेंजेस हो गया हो, लेकिन वो गोल चक्र तो है ना, वो घूमता तो है ना। और वो आविष्कार कब हुआ था? वो अर्ली मैन ने किया था, आदि मानव ने किया था। तो वो संस्कृति है और हम सभ्यता है, हम सभ्यता में जी रहे हैं। मानव की जो हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन यानी आने जाने के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, जो हम एक दूसरे से देखा नहीं, भाइयों भाइयों में लड़ाई होती है और कैसे खून खराबा हो जाता है, सब हमारी सभ्यता है। कि ये हमें जो है, हम उनको यूज कर रहे हैं। अब ये पहले से हो चुके इनके आविष्कार सबके, लेकिन हम उनको उपयोग कर रहे हैं। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति कहेंगे, तो असंस्कृति। क्योंकि अब मानव जो है, ये सीधे बैठो, मानव जो है इतने ये एटम बम का और ये जो कितने सारे गलत आविष्कार हो रहे हैं, क्या वो सही है? क्या हम उसको संस्कृति कहेंगे? कहेंगे क्या? संस्कृति कहेंगे? कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये संस्कृति क्या होती है? जो हमें अच्छे कामों की तरफ अग्रसर करे और हमारा फायदा करे, हमारे लिए लाभकारी हो। लेकिन अगर इस तरह से गलत विज्ञान का गलत उपयोग हो रहा है, तो वो हमारे लिए संस्कृति नहीं हो सकती है। क्योंकि संस्कृति तो वो होती है जिसको सभ्यता यूज करे और फायदे के लिए यूज करे, लेकिन वो तो संस्कृति नहीं हो सकती है, उसको असंस्कृति कहेंगे। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए, अगर कोई भी आविष्कार कल्याण की भावना से नहीं किया गया है, तो वो संस्कृति नहीं हो सकती है।
वो असंस्कृति होगी, क्योंकि मानव कल्याण चाहती है संस्कृति। तो असंस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? वो इस असभ्यता ही होगी कि अगर गलत कोई आविष्कार हुआ है, मान लो साइंस ने काफी प्रोग्रेस कर ली, काफी उन्नति की, लेकिन उसकी आड़ में कितने परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, कौन कौन से क्या क्या आविष्कार कर रहे हैं, जिससे कि काफी खतरनाक हमारे लिए, उनसे काफी खतरनाक रेडिएशन निकलते हैं जो हमारी कितनी जनरेशन को नष्ट कर देते हैं, भूमि को बंजर बना देते हैं। तो वो चीजें हमारे लिए क्या संस्कृति है? वो असंस्कृति है। और उससे हम क्या होंगे? असभ्य ही तो होंगे कि गलत सीखेंगे हम पीढ़ियों से, तो हम भी गलती करेंगे और फिर क्या है, वो हम सभ्य कहलाएंगे क्या? हम सभ्य नहीं कहलाएंगे, क्योंकि सभ्य कौन होता है? जो किसी का कल्याण करे, किसी का अच्छा करे। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है और न ही रक्षणीय वस्तु है, क्योंकि वो हमारी रक्षा नहीं कर सकती है, वो हमें असंस्कृति की ओर, असभ्यता की ओर ले जाएगी। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं रहा जा सकता, क्योंकि हर चीज काफी चेंजेज, आपने देखा होगा कि जो ये कलयुग है इसमें काफी कुछ चेंजेज हो गया। और आप अब देखो रामायण और महाभारत तो सब देखते होंगे, टीवी में देखा होगा आपने उस समय के, हम उस युग के बारे में देखते हैं कि कैसे वस्त्र हुआ करते थे उस समय में, किस तरह से परिधान पहनती थी स्त्रियां और जो भी उसमें सब लोग, और रहने का तौर तरीका, खाना बनाने का और खाने का तरीका, है ना, एक दूसरे को प्रणाम, किस तरह से वो लोग रेस्पेक्ट करते थे एक दूसरे का। क्या वो आज बचा है या इस युग में बचा है? नहीं बचा ना। तो वही चीज है इसमें कि हम जो है धीरे धीरे खोते जा रहे हैं समय के अनुसार, जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है हम असभ्य होते जा रहे हैं। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से, प्रज्ञा क्या है? ज्ञान, और मैत्री यानी मित्रता का भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, कोई नई सत्य सबके सामने आया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। दलबंदियां करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसमें गुट बना बना के काम किया जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर व्यक्ति खुद ही सभ्य बन जाए, अपने पूर्वजों की हर चीज को देखते हुए चलते हुए उसी रास्ते पे चले, सही रास्ते पे, तो कोई असभ्य और असंस्कृत व्यक्ति नहीं होगा। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अविभाज्य जिसका विभाजन न किया जा सकता है, और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याण की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है, क्योंकि संस्कृति में कल्याण का अंश ज्यादा है कि वो आपका कल्याण ही करेगी, अच्छा ही, चाहे आपको उसके लिए टाइम लग जाए लेकिन वो आपको फायदेमंद देगी। और जो शॉर्टकट अपनाते हैं ना, फिर वो उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि शॉर्टकट से अच्छा लॉन्ग कट अच्छा है, ताकि तुमको सब काम अच्छे से हो पाए, तुम उसको अच्छे से समझ पाओ, किसी भी प्रोसेस से तुम गुजर पाओ। इसलिए शॉर्टकट हमेशा अच्छा नहीं होता है। और कल्याणकारी वही होगी, स्थायी भी होगी और श्रेष्ठ भी होगी। इसलिए हमेशा क्या बनो? संस्कृत बनो, सभ्य बनो। ये पाठ हमें यही सीख देता है। थैंक यू।